and we draw a stress strain curve, then only this curve goes like there is a zone in the curve which is a straight line. So straight line curves exhibits that stress is proportional to the strain, and this zone is known as the proportionality limit zone or as Hooke's limit zone. Here up to, if we remove the force, the material is capable of regaining its dimension and the shape back. Beyond that, if we move further ahead, suppose up to this point B, stress does not remain exactly proportional to strain. Strain becomes predominant. That is why the curve is inclined towards the strain axis. So strain becomes predominant. It means the internal bonding starts breaking or offering a lesser amount of the resistance, and so what, a rapid deformation is shown into. But still there is a point which is known as the elastic limit of the material corresponding to point B, where if we withdraw the force, the material will regain its original shape and size back. If we apply the force beyond this elastic limit, then only there will be a limit, there will be a point, suppose C is the point, which is the peak of this curve over here, the small curve I am talking about. Here the material starts self-flowing. यहाँ पर देखें तो मटेरियल थोड़ा सा सेल्फ फ्लो करता है। सेल्फ फ्लो करने की वजह से कम फोर्स के एप्लीकेशन पर भी हमारा मटेरियल अपने आप फ्लो कर जाता है, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम फोर्स पर भी मटेरियल सेल्फ फ्लो करने लगता है। यानी कि यहाँ पर इंटरनल बॉन्डिंग थोड़ी वीक पड़ जाती है मटेरियल की, और जिसकी वजह से ये मटेरियल C से D पॉइंट तक सेल्फ फ्लो कर जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज यील्डिंग। सो द डिफॉर्मेशन जो C से D तक हो रहा है, दिस डिफॉर्मेशन विल बी नोन एज द यील्डिंग प्रोसेस। यानी कि यहां पर मटेरियल बहुत कम फोर्स के साथ अपने आप फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे ही मटेरियल डी पर पहुंचता है, यहां पहुंचने के बाद यह डिफॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है क्योंकि मटेरियल की यहां पर स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है। ये हार्डनिंग जो मटेरियल में आती है, ये स्ट्रेनिंग की वजह से है, इसलिए इसको स्पेसिफिक टर्म स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। जैसे ही मटेरियल डी पॉइंट तक पहुंचता है, स्ट्रेन हार्डन हो चुका होता है, और इसके बाद फर्दर डिफॉर्म कराने के लिए हमें फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दी फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन यहां सी से जैसे ही मटेरियल बी से बाहर पहुंचा है, मटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है, यानी कि अब लोड हटाने पर भी मटेरियल अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ सकता। जैसे ही हम फर्दर लोड बढ़ाना शुरू करते हैं, एक पॉइंट आता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल सस्टेन कर सकता है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पहुंच के अगर हम इस वैल्यू को फोर्स की लो भी कर दें, तो मटेरियल में नेकिंग फॉर्मेशन हो जाता है। नेक फॉर्मेशन एक ऐसा फॉर्मेशन है, जैसे ये मेरे पास एक मटेरियल है, दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं, धीरे धीरे मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और ये एक नेक फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही नेक फॉर्मेशन होगा,
एक स्टेज पर जाकर ये मटेरियल ब्रेक कर जाता है, जो इसके अल्टीमेट स्ट्रेस से काफी नीचे स्ट्रेस वैल्यू होती है। यानी कि अब हमारा मटेरियल दो पीसेस में टूट चुका है। तो ये है डक्टाइल मटेरियल या माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके बाद अब इसमें हम कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैं डिक्टेट कर रहा हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम इस बार के आईईएस एग्जाम में आई हुई है। देखें, जब हमने देखा था सिग्मा इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ ई, यहां पर अगर सिग्मा के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं पी ओवर ए इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अगर हमें देखना है तो चेंज इन लेंथ विल बी पी एल ओवर ए ई, या इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन ई, वेयर दिस ई इज द young modulus of elasticity for the material. This is true for the elongation as well as contraction both. यानी कि अगर हम इसको पुल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो elongation हो रहा है वो, या पुश फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे जो contraction जनरेट हो रहा है चेंज इन लेंथ, उन दोनों के लिए ये फार्मूला पूरी तरह से एप्लीकेबल है। अब प्रॉब्लम जो पूछी गई है वो ये है कि मेरे पास एक बार है, इस बार को हमने दो एंड पर फिक्स कर दिया है। और ये बार दो सेगमेंट में है, ए बी एक पोर्शन है, एक पोर्शन बी सी है। यहां पर अलोंग द एक्सेस ऑफ द मटेरियल एक फोर्स एफ लगाया जाता है और फोर्स एफ की वैल्यू गिवन है 10 किलो न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है ए सपोर्ट और सी सपोर्ट की रिएक्शंस क्या होंगी। यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट आर ए इज व्हाट एंड आर सी इज व्हाट। अगर इसको देखें, जब फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसा पोर्शन है इसको कि अगर हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह की बात है कि यहां पर एक प्रोजेक्टेड पोर्शन रहेगा। इस प्रोजेक्टेड पोर्शन पर हम लोड लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ए बी पोर्शन ये हमारा एक टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जबकि बी सी पोर्शन एक कंप्रेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको हम दो पोर्शंस में स्प्लिट करके बनाएं
ये ए बी पोर्शन है जो टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो बिल्कुल रिएक्शन एट ए के बराबर होगा।